हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, ये जो चैप्टर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी हम बेसिक की थ्योरी करते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग कंपनी होती क्या है? बैंकिंग कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उन लोगों से मनी एक्सेप्ट करता है जिनके पास सरप्लस है। जिन लोगों के पास सरप्लस है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको लैंड करता है, उनको एज अ लोन देता है। तो बैंक एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक तरफ से डिपॉजिट्स लेके दूसरी तरफ उनको बोरो करता है। ठीक है, अब जो बैंकिंग कंपनी है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंकिंग का इंटरेस्ट ही है। डिपॉजिट्स पे भी इसको इंटरेस्ट देना होता है, बट जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, जो लोन्स पे इंटरेस्ट होता है वो उसके कंपैरेटिव, डिपॉजिट के कंपैरेटिव ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक जो है मतलब फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है। बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने में हेल्प करता है, ट्रस्ट अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट ट्रस्ट का काम करता है। तो आज का जो बैंक है बहुत ज़्यादा काम करता है। इसका सिर्फ ये काम नहीं है कि डिपॉजिट्स को लेना और एज अ लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ बैंक्स। वैसे तो बैंक्स कई तरह के होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, एग्रीकल्चर बैंक्स हो गए, बट यहाँ पे हम जो बैंक्स को डिफाइन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। जब हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से बैंक्स आते हैं? इसमें बैंक आ गया SBI, ठीक है, PNB आ गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। देन प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो HDFC आ गया। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक देखा जाए तो NABARD आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए NABARD आ गया। ठीक है जी, इसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स आ गए। ठीक है, ग्रामीण बैंक्स आ गए जो कि गांव में हेल्प करते लोगों की। एंड देन फॉरेन बैंक्स आ गए। ठीक है, जैसे सिटी बैंक आ गया। फॉरेन में कौन सा आ गया? सिटी बैंक आ गया। ठीक है जी, अब हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में आके पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, जैसे हमें दिया है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, देन आके शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इसके आगे जैसे चंडीगढ़ कोऑपरेटिव बैंक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बैंक्स को डिफाइन किया गया है कमर्शियल और कोऑपरेटिव्स के अंडर। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग फाइनल अकाउंट्स पे आते हैं कि फाइनल अकाउंट्स हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर बैलेंस शीट करेंगे। और इसके जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें टोटल 16 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। जब हमने बैंक का अकाउंट बनाना है तो उस तरह से नहीं बनाना जैसा कि हम +1 में बनाते थे। इसमें जो भी अकाउंट बनेगा प्रॉपर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्म कैसा होगा? फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक और ख़ास बात कि जब भी हमने अकाउंट्स बैंकिंग के बनाने हैं वो हमेशा 31 मार्च को ही बनाए जाते हैं। मींस अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च को। यहाँ पे आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और यहाँ आपने ईयर मेंशन करना है जो भी अकाउंट्स का होगा। ठीक है, देन आ गया हमारे पास कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले आ गया इनकम। इनकम मेन हेड हो गया। इनकम के अंडर आ गया इंटरेस्ट अर्न्ड। इनकम
इंटरेस्ट अर्न्ड। अब बैंक को इनकम कहाँ से हो रही है, एक तो इंटरेस्ट से हो रही है जो कि 13 शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया है। जब भी बैंक ने अकाउंट्स बनाने हैं तो 2 साल के बनाने हैं, एक तो करंट ईयर के बनाने हैं और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स तैयार करने हैं। ठीक है जी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डाटा हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट अर्न्ड, देन आ गया अदर इनकम। ठीक है, तो जो बैंकों को इनकम होती है सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, इंटरेस्ट अर्न्ड से होती है। ठीक है, अब जब हम इंटरेस्ट अर्न्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा वो हम जब इनको एक्सप्लेन करेंगे ना तब बताते हैं कि 13 शेड्यूल में क्या क्या आता है। फिर हम सेकंड जो मेन हेड है दैट इज़ ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब जो डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक बैंकों में मनी डिपॉजिट करवाती है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इसके अलावा बैंक्स को अपने आप को मेंटेन करने के लिए कई तरह के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इतना स्टाफ काम करता है, उसकी सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, रेंट हो गया, तो वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज में क्या क्या आएगा, ठीक है, वो भी बताते हैं आपको। एक बार हम शेड्यूल कर लें कि प्रॉपर है क्या, फॉर्म क्या है। ठीक है, जब हमने इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो थर्ड हमारा हेड आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसमें आ गया नेट प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ऑब्लिग लॉस। ठीक है, ये आ गया फॉर द ईयर, उस साल का कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। देन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये टोटल हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा जो इस साल का प्रॉफिट है और जो हमने पिछले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड किया है। देन एट दी एंड आ जाएगा हमारे पास एप्रोप्रिएशन। अब जितना प्रॉफिट आया उसको हमने क्या किया, एप्रोप्रिएट कर लिया। एप्रोप्रिएट किस में करना है, पहले तो हम लोग जितना भी प्रॉफिट आएगा, अगर तो क्वेश्चन में दिया है ठीक है, नहीं तो हम 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, देन ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व्स। क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने इतनी मनी जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है तो वो इतनी ही हम क्या करेंगे, रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करेंगे। देन आ गया ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट ऑब्लिक प्रपोज डिविडेंड। डिविडेंड अगर हमने पे करना है तो वो भी यहाँ आएगा। अब जो बाकी बच गया मींस प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में से स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड हो गया, जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, वो हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इन सब का टोटल इस टोटल के इक्वल होगा क्योंकि इसी को हमने अप्रोप्रिएट किया। ठीक है जी, हाँ जी, ईयर एंडेड, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये डाटा तो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ इंटरेस्ट अर्न्ड। इंटरेस्ट अर्न्ड कौन सा शेड्यूल था, ये 13th शेड्यूल। ठीक है जी, शेड्यूल 13। अब इसमें हमने क्या क्या लेना है, सबसे पहले हमने लेना है इंटरेस्ट। अगर हमें दिया है इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स, यहाँ पे हमने वो अमाउंट लेनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो भी हमने 13th शेड्यूल में ही लेनी है। देन आ गया इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई। अगर आरबीआई के पास
हमारा बैलेंस पड़ा ही होता है ना। हर एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट एज अ रिजर्व रखना होता है, जिसे हम बोलते हैं CRR, ठीक है, और SLR, ठीक है। उस पर भी इंटरेस्ट रिसीव होता है। रिसीव हो रहा है तो वो इनकम होगी तो 13th शेड्यूल में आएगी। इसके अलावा अदर्स, ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारा हो गया 13th शेड्यूल। अब आ जाएगा 14th शेड्यूल, ठीक है। इसमें आ गई अदर इनकम। अदर इनकम कौन सी, जो हमने ऊपर 13th शेड्यूल में नहीं ली है, 14 में आ जाएगी, ठीक है जी। तो 14th शेड्यूल में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ गई कमीशन। बैंक को किसी भी तरह की कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज रिसीव हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको परफॉर्मा भी आ सकता है। परफॉर्मा आएगा तो आपने यही बना के आना है, प्लस फिर आपने शेड्यूल्स को एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट में से लॉस को आपने माइनस करना है। थर्ड, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही रिवैल्यू किया, माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। साथ साथ कर लोगे ज़्यादा अच्छा है, समझने वाली बात नहीं है, इसको आपने लर्न करना है, ठीक है ना। देन आ गया नेक्स्ट, फोर्थ आ गया हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। इससे ये पता चलता है कि लॉसेस को भी हमने यहीं पे डालना है और लॉसेस को हमने यहाँ प्रॉफिट में से माइनस करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, ठीक है जी, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, ठीक है जी, क्लियर है। देन आ गया हमारे पास प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अगर बैंक किसी तरह की एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उस पर जो भी प्रॉफिट आया वो भी हम 14th शेड्यूल में लेंगे। अगर लॉस आई है तो लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको परफॉर्म आता है तो आप इसी तरह सीक्वेंस में सारी ट्रांजैक्शंस लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक आध आइटम कम लिख सकते हो, बट अगर परफॉर्मा आया तो आपको जो है आइटम सारे और सीक्वेंस में लिखनी ज़रूरी है, अगर थ्योरी का क्वेश्चन है तो, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल में भी इसी तरह लिखोगे तो उसकी आपको स्कोर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्स्ट्रा मीन्स भी पूरे मिलने के चांसेस है, ठीक है जी। इनकम अर्नड बाय वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अगर किसी तरह से हमें डिविडेंड मिले, डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, हमें अपनी सब्सिडरी से मिलेगा। सब्सिडरी से क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने सब्सिडरीज में क्या किया, उनके शेयर्स सब्सक्राइब किए। इसके अलावा कोई भी इनकम बच गई है तो वो क्या होगा, इसी शेड्यूल में आएगी, क्योंकि इनकम के ख़त्म हो गया। एक हमने लिया इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है, 13 शेड्यूल। देन 14th आ गया अदर इनकम। अदर इनकम में कमीशन, ब्रोकरेज आ गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सेल की है, अगर रीवैल्यू की है, उस पर प्रॉफिट है तो भी यहाँ आएगा। अगर हमने लैंड बिल्डिंग सेल किया उसका प्रॉफिट माइनस लॉस आ गया। अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस किया उसका प्रॉफिट माइनस लॉस आएगा। इसके अलावा अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है तो यहाँ आएगा, ठीक है। अगर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इनकम ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सेल की है तो 14th में आएगी, अगर वैसे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है तो 13th में आएगा, ठीक है। अगर हमें सब्सिडरी से डिविडेंड मिला है तो वो 14 में आएगा। हाँ जी, देन आ गया 15th शेड्यूल। 15th को हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो लेना है ईयर एंडेड करंट ईयर का डाटा, और यहाँ पे हमने लेना है प्रीवियस ईयर का डाटा, ठीक है जी। तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये कौन सा शेड्यूल है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मीन्स जो हमने इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट किस पे करेंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स।
ठीक है। सेकंड आ गया इंटरेस्ट, उसमें भी किया था ना हमने, आरबीआई से अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट ऑन आरबीआई यहाँ आएगा। और इंटर बैंक बोरोविंग्स, अगर किसी और बैंक से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो भी 15th शेड्यूल में आएगा। ठीक है। थर्ड आ गया अदर्स, क्लियर है। तो देन आ गया 16th शेड्यूल, इसमें क्या है, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि बैंक को जो है स्टाफ को सैलरी प्रोवाइड करनी होती है, प्लस उन्होंने क्या करना है, रेंट पे करना है, स्टाफ सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो वो सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस, देखो ऊपर तो हमने क्या लिया, सिर्फ डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट, आरबीआई का इंटरेस्ट, इंटरबैंक बोरोविंग्स का। ठीक है। अब जितने भी नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं ना बिजनेस को चलाने के, जैसे हमने पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ हो गया पहले तो, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को हम किसी भी तरह का वेजेस है, सैलरीज है, सारा यहाँ आ जाएगा। सेकंड आ गया रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग। ठीक है जी, टैक्स अगर किसी तरह का पे किया है या हमने लाइटिंग पे किसी तरह का एक्सपेंस किया है। देन आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है जी। फोर्थ आ गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। देन आ गया डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी, बैंक की प्रॉपर्टी पे किसी तरह की डेप्रिसिएशन है तो। देन आ गया हमारे पास डायरेक्टर फीस, ठीक है, वो भी यहाँ पे आएगी। देन आ गया हमारे पास ऑडिटर फीस, ठीक है, ऑडिटर फीस। देन आ गया हमारे पास लॉ चार्जेस, ठीक है जी। देन आ गया पोस्टेज टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम्स, ठीक है। देन आ गया हमारे पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इंश्योरेंस। एंड देन आ गया अदर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से जितने भी एक्सपेंसेस हैं रूटीन के बिजनेस को ऑपरेट करने के, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो सारे हमने 16th शेड्यूल में डालने हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, बट पहले आप लोगों ने यही लर्न करना है कि हमने शेड्यूल्स बनाने के हैं और किस शेड्यूल में क्या आएगा। तो आज तो हमने सिर्फ परफॉर्मा किया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है जी। तो वीडियोस आपने साथ साथ देखनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की वीडियो बना सकूँ। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।